मैं अरुण कुमार। आप साथियों, अभी मैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बसपा कोऑर्डिनेटर, मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर रहे और अन्य पदों पर भी सब रहे हैं। तो अभी जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले के बारे में मैं बात करता हूँ। क्या ये फैसला जो दिया है उचित है या अनुचित? सर जय सर, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, तो उस फैसले को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आरक्षण से संबंधित चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या केंद्र की जो सरकार है उसका फैसला हो, ये लोग कभी भी जो दबे कुचले समाज हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके प्रति सही फैसला तो देते ही नहीं। आरक्षण को इतने दिन हो गए, लागू करने पर इन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन इस आरक्षण में क्रीमी लेयर के बहाने जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति है, SC ST है, उसको किस तरह विभाजित किया जाए, और जो लोग मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे उनको किस तरह रोका जाए, ये इनकी प्लानिंग है। लेकिन सर, अच्छा तो है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से फैसला दे रही है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो आपका समाज है अब दबा कुचला तो है नहीं। SC कहाँ दबे हैं, ST कहाँ दबे हुए हैं? जैसे कोर्ट ने भी मान लिया है, संपन्न बता दिए, जितने भी देश के SC ST OBC हैं वो संपन्न हो चुके हैं ना सर, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मत चाहते हैं आरक्षण, यदि संपन्न हुए होते तो आज भी जो रोड पे चल के देखो, कितने सारे लोग हैं जो रोड पे काम करते हुए मिलेंगे, वो सब SC मिलेंगे। जो आज भी सफाई का काम करते हैं, क्या दूसरे समाज के लोग करके देखा? जो मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या दूसरे समाज के लोगों को देखा? जो रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, वो हैं अनुसूचित जाति के। दूसरे लोग हैं, उन्होंने तो पहले से इतने मजबूत थे, सारी देश की संपत्ति उनके हाथ है, सारी देश की जमीन उनके पास है। एक गांव में चले जाओ, पूरे गांव में घूम लो, जितनी भी वहां की जमीन है, ज्यादातर बता रहा हूं मैं, जो उस गांव का एक आदमी होगा किसान, इतना बड़ा था उसका एक का ही घेर होगा, और जितना बड़ा घेर होगा उस गांव की दलित बस्ती इतने से भी मुड़ जाती है। उस गांव की जो दलित बस्ती के घरों में रास्ता जो जाता है वो भी बहुत संकीर्ण होता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था, उन्होंने जो जिस तरह भी पहले जमीन का बंटवारा किया तो वो सही नहीं किया, क्योंकि कहीं भी चले जाओ, जो शेड्यूल कास्ट है उन पर जमीन है ही नहीं, बाकी लोगों पे बहुत सारी जमीन है। तो सर, आपका जो समाज है अब उसे क्या आरक्षण की जरूरत है? अभी कल जो है, कल तक आप देखते रोड पे कितना SC ST और OBC समाज ही था रोड पे, और आज जो जल चलाने के लिए जा रहे हैं, कावड़ जो है ले लेकर ये लोग, तो जो लोग संपन्न हो गए हैं वही तो जा रहे हैं ना सर, वहाँ 4-4 5-5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? आप क्यों आरक्षण चाह रहे हो? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं इस बात को भी नहीं मानता जाता था, क्योंकि जो जाटव समाज है, जो अनुसूचित जाति में भी जाटव समाज है, उसने बाबा साहब को पढ़ा, और बाबा साहब को पढ़ के वो आगे बढ़ रहा है। वो इन फालतू चीजों में है तो, लेकिन बहुत कम है। लेकिन जो दूसरे समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है। सर, स्वीपर मैंने वीडियो भी ली है, इसमें जितने भी मैंने वीडियो में वाइट ली वो सब स्वीपर समाज से निकले। मैंने अभी कहा कि जितना भी अनुसूचित जाति में जाटव समाज है, बाबा साहब को केवल जाटव समाज ने एक्सेप्ट किया है। जिस समाज ने, कोई भी हो, जिस समाज ने बाबा साहब को एक्सेप्ट किया है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चला है, उन्होंने एजुकेशन ली है, और एजुकेशन से उनका डेवलपमेंट हुआ है। अनुसूचित जाति को गुमराह किया है कि आप पक्के धर्म हो, भगवान के वो हो,
उल्टी सीधी बात बनाकर और खुद बाबा साहब के विरोध में उनको खड़ा कर रखा है, जाटो समाज के विरोध में खड़ा कर रखा है। जो वाल्मीकि जी थे उनके हाथ में तो जो है पेन दे दिया, और वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि समाज को झाड़ू पकड़ा दी कि झाड़ू लगाओ, लेकिन बाबा साहब ने सबको पेन दिया। लेकिन सर वाल्मीकि जी जो वो तो ब्राह्मण थे ना, तो वो पेन दूसरों को क्यों पकड़ाते? वो पूरे ब्राह्मण, ये तो वाल्मीकि समाज को समझना चाहिए कि एक ब्राह्मण के को वाल्मीकि नाम रख दिया, सब लोग उनके पीछे चल रहे हैं। बाबा साहब ने तो सबको किया। देखिए मैं तो ये भी बात नहीं कहना चाहता कि कौन थे वो कौन न थे, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने सबको कलम दिया और कलम के सहारे उन्होंने किया आगे बढ़ो। रही दूसरी बात तो जो ये धर्म की बात है, तो पिछड़ा समाज है, जैसे इसमें ओबीसी हैं, वो सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, और आज ओबीसी भी सबसे पीछे हैं। तो इसमें तो जो उन लोगों की कमी कहाँ है? तो इन लोगों की कमी है जो अपने आप ही पीछे को जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, मनुवादी लोगों की तो विचारधारा यह है कि इन जो जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, इनको धर्म के नशे में डुबोए रखो और इनको जो है मतलब आगे मत बढ़ने दो। यदि धर्म से निकल कर अगर ये पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद में ये रोजगार मांगेंगे, अपना सवाल करेंगे, जिस तरह जाटो समाज कर रहा है। तो इन ओबीसी को तो इन्होंने ऐसा समझ रखा है कि भाई इनको तो धर्म के नशे में लगा रखो, और जब तक धर्म के नशे में रहेंगे ये पिछड़े रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, और हमको वोट देते रहेंगे और हमारी सरकार बनती रहेगी। और उस चीज़ का ये लोग बाग जो मनवादी लोग हैं फायदा उठा रहे हैं। आज बीजेपी के लोगों ने कहाँ देखा आपने, रोड पे कांवर लगा रखे हैं, और लोग ने जो है वो लगा रखे हैं, कैंप लगा रखे हैं, और कैंप पे बीजेपी के फोटो लगे हुए हैं सारे। भाई कांवर बीजेपी की है या भोले की है? हमें तो यही समझ में नहीं आया। लेकिन सर वो कावड़ व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक ब्राह्मण समाज ने दिया मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन अगर आपका समाज जो पढ़ लिख रहा है या पढ़ लिख चुका है, तो फिर वो अभी भी समझ क्यों नहीं पा रहा है? नहीं देखिए मैंने बताया ना, अभी जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जाटव समाज, मैंने फिर अभी बताया है कि जाटव साहब ने बाबा साहब को जो है स्वीकार किया, पढ़ा लिखा, उनके बताए रास्ते में चला और आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सदियों से दबा कुचला हो, जिसे पढ़ने का भी अधिकार ना हो, जिनके अंदर इतना डर बैठा दिया गया है कि आज तक भी डर नहीं निकल रहा। अब आप समझो एक साथ हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर लेकिन बाबा साहब ने तो आरक्षण जो रखा था केवल 10 साल के लिए रखा था, तो 10 साल तो बहुत पहले बीत गए। तो बाबा साहब ने ये भी तो कहा था कि 10 साल तक के लिए आपके लिए आरक्षण है, लेकिन ये जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, ये भी तो बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल में ये खत्म होनी चाहिए। तो जातिवादी व्यवस्था तो आज तक भी खत्म नहीं हुई। आज भी संसद में जाति के नाम पर पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है। सर वो तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि जो आपके द्वारा, जो आपके समाज के द्वारा जो चुने हुए अभी संसद में 140 विधायक गए ना, तो वो एमपी गए 140 136। तो 136 जो एमपी अब संसद में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? गूंगे हैं, बहरे हैं, क्या हैं? उनके कान काम नहीं करते क्या? ऐसा क्यों? देखिए जो संगठन का अध्यक्ष होता है, जो कहता है उस पार्टी के चुने हुए विधायक या एमपी वही बात बोलेंगे जो संसद, जो उसका राष्ट्राध्यक्ष करेगा। तो फिर आपके द्वारा चुने हुए लोगों को जरूरत क्या है? फिर आप लोग ऐसे लोगों को क्यों चुनते हो जो ऐसे लोग बोल ही नहीं सकते, गूंगे बहरे हो जाते हैं? देखिए मेरे जैसे विचारधारा के लोग तो बहुजन समाज पार्टी को चुनते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता में रही या जब उसके विधायक रहे और सांसद रहे, तो दूसरे लोग बोलते हुए भी, हर गलत ओछी हरकत करते हुए भी डरते थे। लेकिन जब से बसपा को जो है ना इन्होंने मनवादी लोगों ने सबने मिलकर बसपा को डाउन कर दिया, उनका वो मकसदी सिर्फ ये था कि भाई किसी भी तरह बसपा को नीचे करो, बसपा को हराओ, ताकि इनकी आवाज़ बुलंद ना हो सके और बसपा खत्म होगी। दूसरे लोगों की सत्ता में बैठे हैं, वो बोलना नहीं चाहते, जैसे उनके आका कहेंगे उनके सांसद ऐसे बोलेंगे। लेकिन सर बसपा पे तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाज के लिए बोलती नहीं है बसपा, निकल के नहीं आ रही बहन जी, किसी तरीके से जो वो बात करने को तैयार नहीं है। तो अब आपके समाज ने ये बात समझी, तभी तो उनको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया, आपकी एक भी सीट नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज ने आरोप नहीं लगाया, ये मनुवादी लोगों ने प्रचार किया
कि मायावती घर में बैठी है, वो नहीं निकल रही। उन्होंने प्रचार किया और प्रचार ऐसा फैलाया कि हमारे लोगों में को भ्रमित कर दिया और जो है वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद में फिर अपनी मर्जी कर रहे हैं वो तो। वोट लिया, देखो समाजवादी को आप लोगों ने जिता दिया, कांग्रेस को जिता दिया। अब ना तो समाजवादी बोलने को चाह रहे, ना कांग्रेस बोलने को चाह रहे, यहाँ तक कि आपके जो एससी समाज का एक व्यक्ति जो कि विपक्ष में और बोला है, जो चंद्रशेखर, वो थोड़ा सा बोला है, थोड़ा सा, वो भी एक जो कहते हैं ना, एक चना थोड़ा चना बोलेगा ना, वो कहने को अब हो गया है कि वो एक व्यक्ति जो बोल रहा है ना, उसे फिर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, ये मनोवादी लोग हैं ना, उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। उन्होंने पहले जो है इसको बसपा को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को उभारा, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, क्योंकि सबके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि बसपा का वोट नहीं बढ़ता। उस बसपा का वोट बांटने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर को उभारा, और चंद्रशेखर को उभारने के बाद में बसपा को का वोट बांट दिया। उधर जो हम आरक्षण को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, उधर डाइवर्ट कर दिया और बसपा को जीरो कर दिया है। बसपा का जो वोटर है वो इस बात को समझ नहीं पाया, और उसके बाद में अब तुम देख लेना, अब ये चंद्रशेखर को दबा देंगे। दबा तो दिया है उसको, तो चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में पहले लिया और प्रचार प्रसार कराया। जनता को पता लगा कि ये इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन को जिताओ। अब बाद में जब इलेक्शन का टाइम आया तो निकाल के अलग कर दिया। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने पूरे देश में और बीजेपी ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि जो जाटव समाज या अनुसूचित समाज या दबा कुचला समाज जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो मजबूत हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। उसको रोकने के लिए बस वो बीजेपी और कांग्रेस, ये सपा सब साथ हो गए, और उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि जो बहुजन समाज का नेता है, कहीं भी है, उसे गठबंधन में मत लो, उसे अकेला छोड़ दो, और जब वो अकेला रह जाएगा, हम सब लोग मिलकर उसको हटाई देंगे। यही हुआ। माननीय बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि राजनीति में कभी भी किसी को भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो बहन जी ने संकेत दिए थे कि गठबंधन में हम भी आ सकते हैं और हमारी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही बहन जी ने संकेत दिए, समाजवादी पार्टी में राम गोपाल जी ने तुरंत कह दिया कि नहीं, मायावती जी को नहीं देंगे, और लालू जी ने भी कह दिया कि मायावती जी को नहीं देंगे, और जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो है मायावती जी को नहीं लेंगे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज की राजनीति उभरे, और इस सब लोगों ने बहन जी को गठबंधन से बाहर रखा, और जो है पूरे भारत में कहीं भी बहुजन समाज के किसी भी नेता को नहीं लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस को और गठबंधन को, बीजेपी को हराने की नहीं है, बहन जी को डाउन करने की है, बसपा को हराने की है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2 सीट ऐसी थी कि जहां पे उसकी इंडिया गठबंधन की जो है कैंडिडेट का टिकट कैंसिल हो गया, एक ग्वालियर में और एक और था। तो जब वहां पे टिकट कैंसिल होगा इंडिया गठबंधन का, तो वहां पे फाइट हो रही थी बीजेपी में और बसपा में। तो जो गठबंधन यदि चाहता था बीजेपी को हराना, तो वहां तो बसपा की सीट आराम साथ में निकल जाती, लेकिन वहां इंडिया गठबंधन ने बसपा को हरवाया और बीजेपी को जिताया। तो ये कहीं भी बीजेपी को नहीं हरा रहे थे, ये बसपा को हरा रहे थे, जो बहुजन राजनीति है उसको खत्म कर रहे थे। और उन्होंने सर ये समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो SC/ST की विरोधी रही है, वो केवल और केवल अपने आप को श्रेष्ठ मानती है दलित, लेकिन दलित होने के बावजूद अपने आप को ब्राह्मण उन्होंने समझा हुआ है, वो ब्राह्मण से कम नहीं मानते। तो आपको कैसे समझेंगे, आप उनसे कैसे विश्वास करोगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे पर भरोसा किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। माननीय बहन जी ने भी ये कोशिश की, भाई हम सब लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारे इन्होंने तो अभी प्रचार किया कि मायावती ने तो जो है मतलब इंडिया गठबंधन में आईनी मने कर दिया। बहन जी ने तो बाद में मने किया, इन्होंने पहले तो इन्होंने किया। तो यही नहीं चाहते बहुजन समाज की राजनीति उभरे।
तो जो अब जो सरकार में कहें, सत्ता में कहें, सरकार चाहती तो बना सकती थी कांग्रेस, समाजवादी और विपक्षी दल मिलके, लेकिन इन्होंने सत्ता जो है नहीं चाहिए। नीतीश कुमार और जो दूसरे लोग वो बीजेपी को सपोर्ट करने पहुंच गए। जिस पार्टी ने इन्हें जूते मारे, जिस पार्टी ने इन्हें भगा दिया, इनके सांसद और विधायक तोड़े, उसी पार्टी में फिर ये शामिल हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, मैं एक बात बताऊं मैं आपको, ये सारे लोग एक हैं। ये सारे कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सपा भी, आप भी और जितने और भी हैं। अभी तुम्हें यदि सरकार बनानी थी तो देश में पिछड़ों का वोट और दलितों का वोट दोनों का मिल जाता तो बीजेपी ये तो सब अपना आप हो जाते। ये सब नाटक है, कुछ भी नहीं, सब बेकार की बात है। अच्छा सर, देश के अंदर आरक्षण को 100% है, 100% से ज्यादा तो नहीं है। 100% आरक्षण इसलिए हम मान सकते हैं क्योंकि जो समाज है वो 15% में समिट जाता है। 15% अगर उसे निकाल दिया जाए तो बचा 85%। तो 85% को 85% आरक्षण क्यों नहीं मिला आज तक? वो 15% व्यक्ति वो लगभग 50% आरक्षण ले रहा है और फिर भी आरक्षण का विरोध कर रहा है। देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो बहुत खुश हुए थे सब लोग, लेकिन बाबा साहब जब भी खुश नहीं थे। तो बाबा साहब से बात पूछी, बाबा साहब आपने इतना अच्छा संविधान लिख दिया, सब लोग खुश हैं, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं है। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन जो सरकारें बनेंगी यदि उसमें सही लोग नहीं हुए तो वो इस संविधान को लागू नहीं करेंगे ठीक से। तो बाबा साहब ने तो आरक्षण लिख दिया, बाबा साहब ने व्यवस्था कर दी, लेकिन सरकार तो अब भी उन्हीं मनवादी लोगों की बनी है अब तक। तो कहां पे आरक्षण लागू हुआ? कहीं नहीं हुआ। आप भी जो ऐसे अनुसूचित जाति की जो सीटें निकलती हैं उन्हें पूरी नहीं करते, और जो दूसरे लोगों को उन्हें भर देते, कहते हैं कि इतने लोग पढ़े लिखे नहीं मिले, जबकि ऐसा नहीं है। सर, अभी तक जो है क्या कहा जाता था कि विपक्ष नहीं है, अब तो विपक्ष भी बैठा हुआ है। विपक्ष के बैठने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा वहां पुराने संसद से हटा दी गई, और अभी तक विपक्ष में माने या कहें समाजवादी और कांग्रेस ने एक भी इनके एमएलए एमपी ने विरोध नहीं किया, एक भी व्यक्ति जो कि बाइक देने में नहीं आया। फिर वो अम्बेडकरवादी कैसे? नहीं, जब जो है सपा की गवर्नमेंट बनी थी तो जो लखनऊ में माननीय बहन जी ने पार्क बनाए थे उसमें बाबा साहब की तस्वीर भी तोड़ी और बहन जी की भी तोड़ी, और कांग्रेस शासित राज्य जितने भी हैं उनमें बाबा साहब की तस्वीर टूटती है। अब तक कांग्रेस का शासन रहा है, बाबा साहब की खूब तस्वीर टूटी जाती थी। तो दोनों एक ही तो हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, तो वहाँ पे बड़े चैन से रह रहे थे। एक पंडित जी आए और सब लोगों ने सोचा यार पंडित जी आए हैं और चलो इनका भी जो है इनके मंदिर बनवा दिया जाए और ये भी अपना परिवार चलाते रहेंगे। उसके बाद में पंडित जी के 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे होने के बाद में जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने राजनीति चली, तो उन्होंने जो है क्या काम किया कि दोनों ने आपस में मिसल गोट बनाई कि हमें इस गांव के प्रधान अब हम बनेंगे, दोनों भाई बस। अब उन्होंने जो ना आपस में लड़े, गांव वाले क्या बोले भाई क्या बात होगी, अजी वो ऐसा कह रहा है मुझे मारना को चाह रहा है और आप मुझे मेरा साथ दो ना तो आपके प्रधान गांव का मुझे बना दो और मैं इसको सही कर दूंगा। गांव वाले ने सोचा यार पंडित जी तो सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। सब लोगों ने जो है, दोनों के नाम एक का रामलाल था एक का श्यामलाल था। अब रामलाल कह लगा जो अगर तुम कहो तो मैं श्यामलाल को सबक सुधार दूंगा, मुझे बना दो। गांव वाले ने श्यामलाल को प्रधान बना दिया। उसके बाद में 5 साल प्रधान रहा श्यामलाल। उसके बाद में जब उन्होंने जो दोबारा प्रधान निकाया तो रामलाल बोला देखो तुमने श्यामलाल को प्रधान बनाया ना और इसने तो गांव में कुछ नहीं किया, अगर तुम अब मुझे बना दोगे तो मैं गांव का विकास करूंगा, सुधार दूंगा। फिर उसको रामलाल को बना दिया। इसी तरह आज तक रामलाल और श्यामलाल दोनों प्रधान बनते आ रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस ये वही दोनों रामलाल श्यामलाल, इनको जो है शेड्यूल कास्ट को
दबाने से मतलब है। सत्ता दोनों की नहीं है अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में, और क्या जरूरत है आरक्षण की? अगर ये दोनों सही होते, कांग्रेस भी सही होती, तो आरक्षण तो बहुत पहले खत्म हो जाता, जरूरत नहीं थी। सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से जो है मतलब ये देश की जो दबे कुछ लोग रहे देश में, उनको सुधारते, उनकी दशा सुधर जाती। क्या जरूरत थी आरक्षण की? और आरक्षण के नाम पे बदनाम होते हैं आज भी। मैं कहता हूँ पूरे देश का आरक्षण खत्म कर दो, करो ना, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी में चाहे कहीं भी घुस जाओ, उसमें प्रोफेसर रतनलाल मिश्रा, प्रोफेसर बुद्ध राम शर्मा, सब यही बैठे हैं। अभी मोदी नगर के कॉलेज में घटना घटी। मोदी नगर के एक कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल खुद ही है। उस व्यक्ति ने दलित समाज के एक व्यक्ति को फोन पे खूब सुनाई, और उसने यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे कॉलेज का गेट है चमारो, सुन लो कि अब किसी भी चमार का एडमिशन नहीं होगा। क्या चमार ये शब्द जो है इस्तेमाल होता है, बहुत से लोग तो ग्रेट चमार लिखने लगे, तो फिर दुख किस चीज का है? वो तो ठीक कह रहे हैं ना। नहीं देखो, एक बात बताओ, उन्होंने तो लिख दिया, मैं भी गया था वहां पे, बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है। आज भी हमारे देश में जो हिंदू अपने को मानते हैं उनके साथ में ऐसा होता है। लेकिन मैं तो उनसे बोलते हैं जितने हिंदूवादी संगठन बने पड़े, हमारे देश में इतने हिंदूवादी संगठन बने पड़े हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलने दें बस। जब हिंदुओं में ही आपस में उनके साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो मोदी नगर की घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। लेकिन किसी भी हिंदू ने ये नहीं कहा भाई जाटव समाज के लिए ऐसे बोला है तो ये भी तो हिंदू हैं, ऐसा क्यों बोला? किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो इन जाटव जो लोग हैं, जो अपने को हिंदू समझते हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए सर कि ये अपने को क्यों हिंदू बताते हैं। सर, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय ने कभी भी आपको हिंदू नहीं माना, आप अपने आप ही हिंदू चिल्ला रहे हो। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि जो ये अपने को हिंदू बताते हैं, तो मैं तो बुद्धिज्म रीति से बात करता हूँ और बुद्धिज्म को मानता हूँ। बच्चे मेरे जो है बुद्धिज्म रीति से हैं। मेरी 2002 में शादी हुई, आज मेरी मिसेज जो है आज तक भी पढ़ रही हैं। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरी बेटी मेडिकल लाइन में। मैं तो बुद्धिज्म से चलता हूँ। दोनों दुनिया पता ना कहाँ लेने जा रही है। मेरे बच्चे मेरे घर में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या तो आप सबको ऐसे करना चाहिए। आपने अपने परिवार का विकास करने के लिए कावड़ उठाई कभी? नहीं, कांवड़ तो जो ना उठाते, तो जिन्होंने आज तक कांवड़ उठाई है उनका कुछ विकास ना हुआ। मैंने कहा था बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आपका डेवलपमेंट होगा। सर, आपका जो दलित समाज है, वो समाज जो बहकाया हुआ है, उस समाज को आप लोग ये क्यों नहीं बताते कि बाबा साहब ने कभी कावड़ नहीं उठाई और बाबा साहब पूरे विश्व में सबसे अधिक शिक्षित हुए? नहीं, ये सब देखो ऐसी बात नहीं बताए थे। आज अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कांवड़ डर जा रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है चारों तरफ यही है, ऐसा नहीं है। अभी देखना 14 अप्रैल पे जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और जो हमारे जो दलित समाज है उसको बड़ी चढ़ के आगे बढ़ के मनाता भी है और मानता भी है। और जो उसमें बुद्धिज्म लोग हैं, जो उसमें आप जैसे ज्ञानी लोग हैं, वहाँ पे जाके जो दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे अज्ञानी लोग हैं, उनको समझाते भी हैं और उसका फर्क भी पड़ा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत आगे बढ़ गई। मैं कह रहा हूँ जाटव समाज जितना आगे बढ़ चुका है और मनुवाद से जाटव समाज लड़ने के लिए तैयार है। यदि और समाज भी इस तरह आगे बढ़े और बाबा साहब को माने और इस मनुवाद से लड़ें, तो जो है मतलब बहुत जल्दी जो है सर अच्छा हो जाए। मैं ये जानता हूँ कि एक व्यक्ति एक ही नाव पे सवारी करेगा, सक्सेस हो पाएगा। अगर वो 2 नाव पे जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अब वो 14 अप्रैल भी मनाने पहुंच जाता है, सावन मनाने भी पहुंच जाता है, दीपावली मनाने पहुंच जाता है, तो ये क्या है? अब से 10 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले चले जाओ, बाबा साहब की जयंती मनाने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरा गांव है सोलाना, हमने जो ना बाबा साहब की जयंती मनाई, उसके बाद में वहां पे खूब पंगे हुए, दंगे हुए। लेकिन आज इसलिए क्योंकि शुरुआत थी, उस टाइम पे शुरुआत थी। अब शुरुआत नहीं है, अब तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सदियों से दबा कुचा समाज जिसमें बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो जय भीम बोल रहा है,
जिसमें पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो पढ़ रहा है। जिसमें जो है ना इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो IAS PCS बन रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जो जाटव समाज बहुत मजबूत से आगे बढ़ रहा है और मुझे गर्व है। सर आपका समाज स्वार्थी है, आपका समाज जो है स्वार्थ में एक बार जो IAS बन गया, PCS बन गया, वो अपने परिवार को IAS PCS बनाता है, डॉक्टर बनाता है, दूसरे व्यक्ति को आगे क्यों नहीं आने देता? दूसरे व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, जिस तरह ये IAS PCS बना, जैसे इसने मेहनत करी है, मैं भी मेहनत करूं। लेकिन आरक्षण की सीट तो वही खा जाता है ना। नहीं, आरक्षण की सीट इसलिए खाई उसने क्योंकि पढ़ के वहां पहुंचा। नहीं, पढ़ के खुद पहुंचा, हाँ। खुद लाभ ले लिया, हाँ। उसके बाद तो जनरल का लाभ लेना, हमें भी लेना चाहिए ना। जनरल का लाभ लेना, हमको क्यों भी लेते हैं? लेना चाहिए ना सर हम दूसरे में कमी ना निकालें सर, लेकिन हम कोशिश अपने आप करें, को हम भी आगे SC को बढ़ें। कहलाता है कौन भाई, लाभ लेके वहां पहुंच गए, आप फिर उस समाज में शामिल हो फिर ना। आप क्या चाहते हैं कि वो पढ़े, वो DM ना बने? वो DM बने, हाँ वो SC सीट से नहीं बने ना। नहीं। SC सीट उनके लिए छोड़ देना, दबे कुछ लोगों के नहीं, लिए। तो वो भी तो दबे कुचले में से है, वो कहाँ से धरना सेठता? सर जब वो शिक्षित हो गया, जॉब में आ गया, हम्म। उसके बाद तो आरक्षण की सीट छोड़ दे, जिससे आरक्षण जिसको जरूरत है उसको लेके आए। क्यों छोड़ दे? जो जिनको चाहिए आरक्षण वो भी पढ़ के आगे पहुंचे, आरक्षण लो, बढ़ो आगे। सर वो सुविधाएं नहीं जुटा पाता ना। कौन? वो समाज जो है जो दबा कुचला है, अब पढ़े लिखे जो व्यक्ति और संपन्न व्यक्ति आपके समाज से ऐसा आगे कुछ बढ़ नहीं गया। है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं क्या है, हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कुरीतियां छोड़नी पड़ेंगी। हमारा समाज बहुत मेहनती, बहुत ही मेहनती और कमाता भी है, बस थोड़ा सा खर्चा गलत तरीके से कर देता, शराब पानी में उड़ा देता। अगर उस शराब पानी को ना उड़ाए और उस पैसे को अपने बच्चों में लगा दे, तो कोई नहीं रोक सकता उसे आगे बढ़ने से। अच्छा सर एक बात बताइए, जब भी कोई ये डिसीजन होते हैं, हमने देखा है राम मंदिर का डिसीजन हुआ तो ऐसी टाइम हुआ जब जो है समाज सोया हुआ था। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो ऐसे टाइम दिया जब जो है आपका पूरा समाज कावड़ लेने गया हुआ था, दौड़ लगा रहे थे। हमारा समाज नहीं गया काम वाले, मैं बता रहा हूँ, मुझे जाटव समाज पे गर्व है। जिस आदमी ने बाबा साहब को एक्सेप्ट किया वो मेरा समाज है, चाहे वो जाटव है, कोली है, कुमार है, नाई है, धीमार है, SC ST पंडित बनिया जो भी है, जिसने बाबा साहब को अपना लिया वो कांवा लेने नहीं जाएगा, वो डेवलपमेंट हो जाएगा। और जिसने बाबा साहब को माना और अपनाया वो मेरा समाज है, और जिसने बाबा साहब को नहीं माना वो मेरा समाज ना। सर अब काफी टाइम हो गया है चर्चा होते हुए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने समाज को सुधारने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहना चाहेंगे जो उसमें सुधार आए। देखिए मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पाखंडवाद है इसको छोड़ दो और बाबा साहब को अपना लो। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो, केवल बाबा साहब को मानने लग जाओ आप, ये पाखंड अपना आप छूटता चला जाएगा। और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो और एजुकेशन को अपने हाथ में ले लो, बस और कुछ मत करो। एजुकेशन अपने हाथ में ले लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। रही बात सत्ता की, सत्ता के लिए आपको संगठन बना हुआ मिला हुआ। बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़ा राजनीति के बारे में आ रहा हूँ, तो राजनीति के बारे में बहुत बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, हमारे लोग बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष भी कर रहे हैं लेकिन संगठन अलग अलग बना रहे हैं। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि तुम संगठन अलग अलग बनाओ, पूरे देश में 30 करोड़ संगठन, ये कहा था कि संगठन संगठित रहो। अब हमारा जो ना संगठन एक है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं बहन जी, और बहन जी जब तक सत्ता में रही, जब तक पावर में रही, दूसरे समाज में जो दूसरे लोग दबंग लोग थे, पर वो दबंग प्रवृत्ति के, देखिए दूसरे समाज में भी पंडित बनियान में भी बहुत सारे लोग ऐसे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो गलत लोग सब में होते हैं। तो मैं जो ना गलत लोगों को माने बहन जी ने सुधारा और अपने लोगों को आगे बढ़ाया। और जो लोग दूसरे दलों में जाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो वो दूसरे दलों में पहुंच जाते हैं ना, बसपा को कमजोर कर रहे हैं। भाई साहब बसपा को कमजोर करने से हम कमजोर होंगे, हमारी ताकत कमजोर होगी। आज बसपा यदि होती तो संसद में किसी भी चीज का विरोध करती है। आज संसद में विरोध करने वाला कोई नहीं है, वहाँ कोई किसी की जाति पूछ रहा है, कहीं किसी की जाति पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन यदि जो है कोई गलत काम होता है, जो शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार होता, तो वहाँ पर नहीं होता।
रही दूसरी बात, कुछ कमी हमारे संगठन में भी है। अब जैसे कि हमारा गाजियाबाद के संगठन है, गाजियाबाद का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हमारे लोकसभा के इलेक्शन में पूरे इलेक्शन में कहीं कुछ काम नहीं हुआ, जबकि हमारे गाजियाबाद में ऐसे ऐसे यहाँ पे धुरंधर बैठे हुए हैं कि यदि सबको लगाया जाता है इलेक्शन में तो लोकसभा के इलेक्शन में हम आसानी से जीत सकते हैं। एक तरफ से ले लो प्रदीप जाटव जिलाध्यक्ष रहे और विधायक भी रहे, उन्हें लगाते बहुत फर्क है। राम प्रसाद प्रधान उन्हें लगाते, और मुकेश जाटव उन्हें लगाते, बाबूलाल सेन उन्हें लगाते, और वीरेंद्र एडवोकेट उन्हें लगाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास लिस्ट है, कम से कम भी 25-30 लोग ऐसे हैं, यदि उन्हें लोकसभा के इलेक्शन में लगा दिया जाता ना तो सीट निकाल देते। यहाँ तक कि मैं मेरे कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, और जब लोग उसमें था जो है इलेक्शन आया था तो ये जिलाध्यक्ष बने थे दयाराम सेन, इन्होंने सबसे पहले मेरे नाम काट दिया। मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य था, इन्होंने सबसे पहले मेरे नाम काट दिया और मुझे भी घर बैठा दिया ताकि ये इलेक्शन में काम ना करे। तो इन्होंने मिलकर एक रणनीति बनाई कि जो कैंडिडेट था उसे हाईजैक करा, बस इलेक्शन कहीं नहीं लड़ा। पूरी लोकसभा में पूरे लोकसभा के इलेक्शन में एक लोकसभा के लेवल की एक भी मीटिंग नहीं, तो कैसे जीते? और किसी ने भी जिलाध्यक्ष से ये हिसाब किताब नहीं मांगा तो तुम जिलाध्यक्ष से तुमने क्या किया लोकसभा में? जिलाध्यक्ष का परिवार सारा, जिलाध्यक्ष के जो है सुरजन सेन, अर्जन सेन, देविंदर सेन, ये सारे बीजेपी में, हिंदू राष्ट्र में। जो जिलाध्यक्ष अपने भाई को नहीं ला सकता, अपने परिवार को नहीं ला सकता, परिवार के सारे सदस्य उसमें हो बीजेपी में, तो वो कैसे बसपा को जिता? और जो मेहनती कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, सबको घर पे बैठा दिया, यहाँ तक कि मुझे भी बैठा दिया। सर लेकिन ये बसपा पे ये भी तो आरोप लगता है कि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसको बसपा समर्थन नहीं करती है, मैं वही तो बता रहा देती है पार्टी, मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी देखो सुनो, जो पद पे हैं तो बाई चांस हम दूसरा पदाधिकारी बना दिया। भाई मैं ये मानता हूँ जिले में मान लीजिए 5 पद हैं, तो 5 पद हैं, जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी लगाओ, और जो पदाधिकारी पहले थे उन्हें भी बुलाओ, मीटिंग में उन्हें भी बुलाओ, सबको बुलाओ। तो आप जो है जो अपना समाज है उसे संगठित समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। यदि बहुजन समाज पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, और जो हम शिक्षित हैं तो हम मजबूत हैं, वरना सब बेकार। साथियों, अगर आपको अपने समाज को और अपने परिवार को विकसित करना है और उस स्टेज पर लेके जाना है जिस स्टेज पर आपका जो विरोध करने वाले लोग चुप हो जाएं, अगर उनका मुंह बंद करना है तो अपने आप को सबसे पहले शिक्षित करना है, उसके बाद संघर्ष करना है, और उसके बाद संगठित भी होना है, तभी आपके समाज का विकास हो पाएगा। और ये आडंबर, पूजा पाठ, ये कांवड़ यात्राएं वगैरह, इनसे बचें। ये आपके समाज को तोड़ने के लिए बनाए गए, बांटने के लिए बनाए गए। आप देख रहे हैं कि आप लोग कांवड़ यात्रा में गए थे, कांवड़ लाते रहे, और इधर आपका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसे बांट दिया। तो आप खुद सोचें कि आपको करना क्या है, आपका समाज किस राह पर जाना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।